ठीक है, तो अब हम अपना यहाँ पे अपना मैग्नेटिज्म करेंगे। इस बार जो चैप्टर आ रहे हैं आई गेस उसमें मैग्नेटिज्म है, मतलब एक तो मूविंग चार्जेस वाला है, एक मैग्नेटिज्म होगा और ईएमआई भी है, राइट, और अल्टरनेटिंग करंट भी है क्या? यस सर। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट भी इंक्लूडेड है नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के अंदर। फिजिक्स पार्ट टेस्ट 2 जो आ रहा है तुम्हारा 02, एक बार चेक करो अल्टरनेटिंग करंट है या नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये तो है ही है मूविंग वाला। सबसे पहले यस सिद्धांत, ये बायट सेवर्ट लॉ क्या होता है, क्विकली फास्ट, बायट सेवर्ट लॉ। सिद्धांत, ये बायट सेवर्ट लॉ क्या होता है, क्विकली। सर रिलेशन होता है, मतलब एक करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करती है एक पॉइंट पे। ठीक है, तो वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ द dB इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। एम आई राइट? भाई हमारे पास जितने भी हमने डेरिवेशन करी थी मोस्टली उसमें या तो बायट सावर्ट लॉ लगा था या फिर एम्पियर सेकेंड लॉ लगा था, राइट? सर तो एसी है। अच्छा एसी है, ठीक है, ओके ओके। सो आइडियल, तो इसका मतलब 4 चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हमारे पास होता है, राइट? तो आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हमारे पास होता है। तो इससे हम डीबी निकालते हैं और अगर हमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो हम उसे इंटीग्रेट भी करते हैं, राइट? तो आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है मेन, राइट एवरीबॉडी? तो यस सर। तो ये तो चलो बहुत ही सिंपल सी बात है। इसी चैप्टर के अंदर आई गेस मैंने तो एक चीज बताई तुम्हें कि अगर मेरे को स्ट्रेट वायर के लिए निकालना होता तो क्या फॉर्मूला आया था, याद आया? तो उसमें 2 पाई आर होता है क्या? बिल्कुल होता है, तो म्यू वाई अपॉन में 2 पाई आर, ये चीज याद है? कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं 2 पाई आर तो सर्कल के लिए लगता है, ऐसा नहीं था। और जो सर्कल के लिए होता है उसके लिए क्या आया था? म्यू वाई बाय 2 आर, ठीक है। और अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे तो वो एन से इंटू डिवाइड, एन। तो एन तो म्यू एन आई। इसी तरीके से फिर हमारे पास साइक्लोट्रॉन भी आया था, एक एम्पियर सेकेंड लॉ भी आया था, राइट? एम्पियर सेकेंड लॉ वैसे हमने कौन सी 2 चीजों में लगाया था, याद आ रहा है कुछ कुछ? एम्पियर सेकेंड लॉ हमने 2 चीजों में लगाया था ना, जिसका नाम सर क्या वो था? सोलेनॉइड आया था। सोलेनॉइड और हाँ टोरॉइड। अच्छा, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आया था या अलग आया था? सेम। सेम आया था। यहाँ पे एक डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है जो कि होती है 2 पैरेलल वायर के लिए। अगर मेरे पास 2 ऐसे वायर है जा रही हैं, ठीक है, इसमें भी करंट ऊपर है इसमें भी करंट ऊपर है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बना था? मान लो इसमें करंट बी आई I1 एल, है, नहीं इसमें फोर्स इज ऐसा इक्वल टू हाँ बी हाँ, आई एल। हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला था ना, F/L। यस तो वो सर। F/L यस क्या सर। आया था, कोई बताओ? F/L का म्यू फॉर्मूला, नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ठीक है। तो या तो ऐसे ही बोलो म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, और 2 I1 I2, 2 से 4 कट सकता है आई नो, लेकिन मैंने म्यू नॉट 4 पाई क्यों लिखा है, क्योंकि म्यू नॉट 4 पाई बहुत जगह पे यूज होता है। तो 2I1 I2 अपॉन में आर, ये फॉर्मूला आया था फोर्स यस सर। पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में आर, ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है भाई? ओके, तो ये तो चलो हमारे पास ऐसी, मेरे पास एक टॉर्क भी आया था, याद आ रहा है किसी को? नाम था किसी का, बीना साइन थीटा, याद आया? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बीना, और एक रीस्टोरिंग टॉर्क था हाँ थीटा, के फिर अल्फा। हाँ के अल्फा जिसको हमने नाम दिया था, याद आ रहा है? तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में काफी ज्यादा यूज हुआ था। तो ठीक है भाई, एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम लोगों को दे रखा है कि सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तुम्हें सब मिलता ही है, तो फिर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रिकॉर्डिंग की देखने की कमी आएगी तो ऑफकोर्स तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। मत देखो तुम रिकॉर्डिंग, और खूब एंजॉय करो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ? मैग्नेटिक फोर्स तुम्हें बताना है पर यूनिट लेंथ, ठीक है? तो फोर्स मैग्नेटिक वाला है तो फोर्स ही तो रहेगा वो। वायर कैरिंग अ करंट, एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, करंट ऑफ 8 एम्पियर, तो मैं करंट ऑफ 8 एम्पियर दे रखा है, ठीक है, 8 एम्पियर। और कह रहा है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से ये जो कंडक्टर है ये कितने का एंगल बना रहा है? 30 का बना रहा है, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हें दे रखी है कितनी? तो ये दे रखी है 0.15 टेस्ला। तो जरा बताओ इसमें तुम फोर्स कैसे निकालोगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ तुम्हें निकालना है, तो बताओ कैसे निकालना चाहिए? सर वो BIL साइन थीटा वाला वेरी फॉर्मूला। गुड। देखो भाई हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि आप जिसको फॉर्मूले याद नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसको फॉर्मूले याद है ना, तो कम से कम एग्जाम में वो 60% से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल बहुत इजी आते हैं।
जिसमें सोचना भी नहीं होता, बस डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, किसी में एक फॉर्मूला लगेगा, किसी में दो फॉर्मूले लगेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, BAL sin थीटा। लेकिन उसने तुमसे पूछा क्या है, F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है। तो F/L पूछा है तो फिर F/L करेंगे। तो F/L करना जरा। तो F/L जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F/L को इधर लिया, तो BI यहाँ पे मेरे sin पास क्या हो जाएगा, सिर्फ BI sin थीटा बचेगा। जब मेरे पास सिर्फ यहाँ पे BI sin थीटा बचेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दे रखा है, तुम्हें yes मैग्नेटिक sir फील्ड भी दे रखी है, तुम्हें एक सेकेंड, हाँ तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है, तुम्हें आई भी दे रखा है, ये रहा 8 एम्पियर, और तुम्हें थीटा भी दे रखा है, सामने लिखा है वैसे भी, ठीक है। सर तो बस 0.6। तो ठीक है, Yes, आंसर sir. निकल जाएगा, ठीक है। 0.1 है और ये आई दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगर यही परपेंडिकुलर होता तो सर वो थीटा हम कितना वो लेते, भी साइन 90 कर देते। साइन 90. 90 करते तो कितना हो जाता, 1 हो जाता। अच्छा, अगर यही कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और यही कंडक्टर ऐसे अरेंज हो जाए तो थीटा 0. 0 हो जाता। तो फिर कितना फोर्स लगता, 0. तो फोर्स 0 लगता ही नहीं। ये जीरो। चीज तुम लोगों को पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई भी चीज होती है वो तो वैसे ही चलती रहती है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तुम अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर चले जाओगे तो कोई कुछ नहीं कहता। जैसे मान लो रिवर चल रही है और तुम भी रिवर की तरफ ही चलते जा रहे हो, तो कोई कुछ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बातें कर रहा है, तुम उसकी बातों में हाँ से हाँ करते हुए बहते चले जा रहे हो, तो कोई लड़ाई नहीं होने वाली। लेकिन जहां पे तुमने अपना ओपिनियन रखा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अबे नहीं ऐसा भाई, चलते को कुछ नहीं पता, तब होता है वहां पे क्लैशेस। तो जरा सा भी तुमने कुछ ऐसा उल्टा सीधी बात कही जो उसको बात पे एग्री नहीं करा, तो चीजें होंगी। तो सेम ऐसे यहाँ पर है, अगर तुम, क्लैशिश। हाँ क्लैश जो हो जाते हैं, तुम चुप रहो, तो इन्हीं सब में रहना बस। पढ़ने में मार्क्स तो आ नहीं रहे हैं तुम्हारे, बस इन्हीं सब चीजों को रहो, ये गलतियां निकालो। पेपर सर 2 घंटे का था सर, इतना सब कुछ छूट गया सर। बस बस बस, ये सब बोलने वाली बाकी बात है। जितना करा तो सर उसमें मार्क्स नहीं दिया आपने, ऐसा तो है नहीं। मार्क्स तुम्हारे पता है कितने हैं एक्चुअली में, जितने तुम्हारे मार्क्स है ना उसमें से 15 नंबर और कम कर दो, उतने हैं रियल हो मार्क्स। किस लिए? क्योंकि तुमने बोला था कि सर प्लीज लीनियर चेकिंग कर देना, बस एक रिक्वेस्ट है, इसीलिए। और लीनियंट मैंने बोला ही नहीं। हाँ, तुमने जो बोला था ना कि ग्रुप में मत डालना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना होता है। और तुम चुप हो जाओ, मेरे से बकवास मत करो, जब तक तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे ना तुम मेरे से बात नहीं करोगे। कुछ बच्चे हैं ओके सर। जिन बच्चों के 35 से कम नंबर आए हैं, वो हाँ डाउट पूछे, लेकिन वो मेरे से बात करने का अधिकार खो चुके हैं, तो मेरे से कोई बात नहीं ओके करेगा, ठीक है। सिर्फ हाई हेलो रखें और कुछ नहीं, हाई हेलो भी ना करें, आई एम सॉरी। पहले प्रूव करो अपने आप को, तब जाके बात करना। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ हाँ, मैं भी कोई शौक नहीं है बात करने का, ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। जब तक दिन रात एक नहीं करोगे, दिन रात एक करने की जरूरत ही नहीं है यार, सिर्फ 2 घंटे पढ़ने हैं, 2 या 3 घंटे पढ़ने हैं फिजिक्स को डेली, और कुछ चाहिए थोड़ी। केमिस्ट्री के अलग निकालो, टेस्ट के लिए अलग निकालो, पूरे दिन तो खाली बैठे रहते हो, क्लास होती नहीं है स्कूल में, और होती भी है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा ही तो पढ़ना है। 2 महीने रह गए हैं सिर्फ गिनती के, 2 महीने तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड करने वाले हैं, लेकिन तब भी होश नहीं आ रहा है, ठीक है। खूब इंजॉय करो, खूब बातें करो, खूब इंजॉय करो, जो करना है। इतनी बार बोला है कि ये सब चीजें किसी पे हावी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, मेरे को सिर्फ मार्क्स से मतलब है। मार्क्स अगर नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारी साइड से कमी हो रही है, बस सीधी सीधी बात है। पढ़ोगे तो मार्क्स कम आएंगे ही नहीं, और अगर नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स कम आएंगे, सिंपल सी बात है। वरना हमें क्या शौक है, हम क्यों बना रहे हैं तुम्हारे लिए ये सॉल्यूशन, क्यों बना रहे हैं, हमें क्या शौक है, इससे तो मैं खुद ही सॉल्व करवा दूंगा। इसलिए बनाते ना, ताकि तुम अपनी गलती पहचान सको, ताकि गलतियां बाद में रिपीट ना हो। और ये हाल तो तब हुआ जब बताओ, जब मैंने मोस्टली चीजें क्वेश्चन यहाँ पे करवा रखी थी, लेकिन ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं, क्या करें। कुछ लोगों को यहाँ पे करवाने के बाद भी वो क्वेश्चन नए नए लगे कि हो ये क्वेश्चन तो पहली बार देख रहे हैं, ऐसा तो क्वेश्चन कभी आया ही नहीं, क्योंकि ध्यान नहीं दिया था पहले, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, अरे ये तो बहुत ही ईजी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो भी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में। तो जरा मुझे एक बात बताना, साइक्लोट्रॉन तो सब लोग जानते हैं, साइक्लोट्रॉन ऐसे करके चलता रहता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो गोल गोल घूमता रहता है। एक वीडियो दिखाई थी मैंने, याद आ रहा है, भूल गए कुछ Yes, दिनों sir. पहले। यस मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जा रही है मान लो, और इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहा है, तो 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री की वजह से वो गोल गोल घूमता है। और बीच बीच में क्या था, वो डाइस के अंदर बीच बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो बताओ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड से वो एनर्जाइज होगा या नहीं होगा, और जितना ज्यादा वो एनर्जाइज होगा उसकी रेडियस बढ़ती चली जाती है। याद आ रहा है कुछ कुछ, बीच बीच में अगर डोज मिलते रहते हैं तो यहाँ पे अब जब वो गोल गोल घूम रहा है, तो बाहर की साइड कौन सा फोर्स लगता है, जरा बताओ, बाहर की साइड कौन सा फोर्स लगता है, mv² / r। Centimeter. हाँ बिल्कुल, बाहर की साइड लगता है mv² / r, मतलब हमें नेसेसरी सेंटीमीटर देना पड़ता है ना,
तो इसलिए हम क्या करते हैं, अंदर का जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो कितना लगता है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, BQV। लेकिन साइन थीटा तो यहाँ पे 90 होता है। और जो एक नेसेसरी सेंटीमीटर होता है वो क्या बोलते हैं, mv²/r। ये तुमने पहले ही पढ़ रखा है। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? नो सर। नो सर। नहीं तो सर। इसमें हमारे पास क्या से क्या कट गया था, v से v कट गया था। तो ये मेरे पास क्या आ गया था, मतलब r mv इज इक्वल टू, सॉरी mv/bq इज इक्वल टू r। ये आ गया था, यार उधर चला गया था ना, ठीक है। लेकिन इसने यस क्वेश्चन क्या सर। बोला है, इसने क्वेश्चन बोला है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वो भी किसके टर्म्स में, ओमेगा के टर्म्स में। ओमेगा का मतलब क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा ये होता है। अब अगर ओमेगा ये होता है तो इसका मतलब मुझे v को क्या रखना पड़ेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा है 11th क्लास में। यस सर। v इज इक्वल टू यस अगर सर। r ओमेगा होता है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, BQ। और ये मेरे पास क्या है, ये तो r का r हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें निकालना है फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में। तो यार अब एक सेकंड देखो, रेडियस तो इसने पूछा रेडियस निकालो एक तो अभी रेडियस अगर कैसे निकालेंगे, रेडियस तो रेडियस कट ही जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेडियस का तो फॉर्मूला नहीं निकला। एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैं फाइंड दी डज द आंसर डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। obtain the frequency of the revolution of electron in an circular orbit। तो सर्कुलर ऑर्बिट में हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? सर ओमेगा। अच्छा साइक्लोट्रॉन अच्छा अच्छा, को देखो 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 देखो, एक सेकेंड, फ्रीक्वेंसी बेसिकली निकालनी है ना। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा, और तुम लोगों को पहले से ही पता है ओमेगा कितना होता है, 2π/t। और 2π/t का मतलब क्या होता है, 2π म्यू। 2π म्यू। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। वैसे हमने फ्रीक्वेंसी का भी निकाल रखा है यार, याद आ रहा है कुछ कुछ? यस तो हमने सर, वो फ्रीक्वेंसी, BQ अपॉन हाँ 2πm वाला। बिल्कुल, तो उस नहीं तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने पहले से ही कर रखी है। तो 2π म्यू हो जाएगा, हम मतलब इस बार हम डायरेक्टली उसी के अंदर पुट कर रहे हैं, नहीं तो मैंने अलग निकाल के भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 ही है। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी सर। कितनी आ जाएगी, एक सेकंड भाई, तो ये हो जाएगा BQ अपॉन यस में सर। 2πm। यही तो आया था फ्रीक्वेंसी। हाँ अब बोलो यस बोलो, सर। यस यस सर। बोलो बोलो। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि तुम्हें अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर गोल गोल घूमता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। साइक्लोट्रॉन पढ़ा है तुमने, तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है एक तरह से। तो तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, अच्छा R वो इज इक्वल टू ये mv बाई BQ होता है, ये बात पता है? तो अगर R इज इक्वल टू mv बाई BQ है तो V को मैं क्या ले सकता हूँ, V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा होता है। तो R से R कट गया, तो ओमेगा, और ओमेगा को मैं कैसे ले सकता हूँ, 2π म्यू। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू BQ बाई 2πm। ठीक है, अगर अच्छा यहीं से टाइम भी निकाल सकते हैं क्या? यस सर, वेरी वो गुड। 1/t। यस सर। तो 2πm अपॉन BQ हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है इसीलिए। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? सर आप अच्छा साइक्लोट्रॉन सर। दोगे एग्जाम में? साइक्लोट्रॉन देखो, साइक्लोट्रॉन नहीं भी देगा तो सर्कुलर मोशन दे ही सकता है वो। मान लो उसने पूरा सर्कुलर मोशन दे दिया, साइक्लोट्रॉन का नाम यूज नहीं किया। साइक्लोट्रॉन तो बस एक नाम है ना, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट तो है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक अगर है। कोई भी चार्ज पार्टिकल को कहता है घुमा रहा है, मान लो फ्रीक्वेंसी निकालो, तो जो चीज एक सर्कुलर पार्टिकल के लिए होता है वही चीज तो साइक्लोट्रॉन में है। तो इससे तो साइक्लोट्रॉन को हटाना ही नहीं चाहिए था, दे ही देता, क्योंकि सब कुछ तो वैसा ही होता है। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, जरा एक सारे बच्चे क्वेश्चन लिखें। मुझे उम्मीद है देखो सारे बच्चे ध्यान रखना, अभी तो चलो जैसे तैसे तुम्हारा हो गया है, लेकिन अगर आगे ऐसा हुआ ना तो वो बहुत बुरी बात होगी। अच्छा क्वेश्चन मत लिखो, पहले सबसे पहले बताओ मुझे, कह रहा है व्हाई डज अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ऐसा क्यों, मैग्नेटिक फील्ड के रखने से ऐसा क्यों? सर बोलो। वो क्या कहते हैं, मतलब एक अगर मैं एक लाइन को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखूंगा तो मतलब उसके अंदर चार्जेस ही घूम रहे हैं, तो फिर एक लॉ नहीं था जिसके अंदर मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स, इसमें वही लगेगा। ओके, तूने जो बोला वो तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा तुम्हें कुछ बताया। ठीक है, दीक्षा तुम्हें क्या लगता है? सर वो हम परपेंडिकुलर जब भेजते थे किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर वो सर्कुलर मोशन करता था।
वो तो है, क्योंकि लेकिन उसका ऐसा जो लेकिन लेकिन component वो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डज अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। देखो इसका सिंपल सा मीनिंग है, तुम सर उसमें होता ये है कि वो तो, उसमें डायरेक्शन चेंज होता रहता है, लेकिन मतलब उसका उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। देखो देखो यहाँ पे ना एक्चुअली ऐसा है, जब भी कोई मूविंग चार्ज होता है ना, तो मूविंग चार्ज की वजह से अपनी खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और एक्सटर्नल तो है ही है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो एक खुद उसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी है ना, तो उसकी वजह से जो इंटरेक्शन बनता है उसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली मूवमेंट या कोई भी फोर्स लगता है उसके ऊपर। ठीक है, तो तुम ध्यान हमेशा क्या बोलोगे, तो एक तो एक्सटर्नल फील्ड है ही है, और जब तुमने उसके अंदर एक मूविंग चार्ज रखा है तो वो अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा ये सर था, एक सेकेंड, मूविंग चार्ज यस एक्सपीरियंसेस सर। अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है, जो मूविंग चार्ज है उसने अपने खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, और जब उसने खुद की प्रोड्यूस करी तो वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एक एक्सटर्नल फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस फोर्स का क्रिएशन होता है। ठीक है, याद रहेगा श्रेया मैंने क्या बोला, जरा बताना एक बार। व्हाई डज अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड? यस। क्योंकि सर वो उसका खुद का भी एक वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। तो उससे क्या होगा, तो वो एक्सटर्नल के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, यस सर। और फिर एक फोर्स का, इसलिए उसे एक एक्सपीरियंस वो फोर्स को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लॉरेंज फोर्स। ये तो बहुत बहुत इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, लॉरेंज से फोर्स। वो इलेक्ट्रिक फोर्स और सर मैग्नेटिक फोर्स का इलेक्ट्रिक साइन। फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वो होगा। जब भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या जब भी तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो जो टोटल फोर्स बनता है उसे लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो टोटल फोर्स है, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स और एक है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूई, क्यूई। और ये क्या QE होता है मेरे पास, बी क्यू वी। बीक्यूवी। साइन थीटा को BQV। मैक्सिमम लेके चलते हैं, राइट। तो इससे क्यू कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, राइट। यस सर। और ये मेरे पास आ जाएगा ई, मतलब वेक्टर में भी लिख सकते हो, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वी इंटू बी, राइट एवरीबडी। हाँ हाँ, कुछ बोल लेते तुम सिद्धांत, जब से सर से बोल रहे हो, हाँ बोलो बोलो। सर मुझे वहां से समझ में नहीं आया कि मूविंग चार्ज जब जब वो मूव करता है तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, फिर उसके बाद क्या होता है? तो वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, तो एक फोर्स का क्रिएशन होता है, एक ये अपने आप में एक फोर्स को अच्छा एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि मान लो कभी एक्समैन तो देखी होगी, हैरी पॉटर देखी है, सर, दोनों देखिए। ठीक है। तो अगर कोई एनर्जी पहले से एक एक्सटर्नल एनर्जी है और अगर तुम उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हो, तो एक यहाँ पे फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। इसको इस तरीके से समझो, जैसे मोदी सरकार बोलती है कि सब लोगों को गाय को बचाना है, लेकिन एक बच्चा बोला नहीं नहीं हम तो इंसान को बचाएंगे, गाय को नहीं। तो उनके बात का तुमने विरोध कर दिया, तो विरोध कर दिया तो तुम्हें फिर सहना पड़ेगा बहुत कुछ, तो ये फोर्स का क्रिएशन हुआ। तुम्हारी मॉब लिंचिंग हो सकती है कुछ भी बाहर जाओगे तो, क्योंकि तुमने उनका विरोध करा है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये चल रहा है आजकल बहुत, मतलब कुछ उसमें हुआ था राजस्थान में, बहुत ज्यादा हुआ था ये। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी है बात, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर तुमने उसके खिलाफ कोई छोटी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी है, तो क्या होगा, इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, तो उसी का वो रीजन है। ठीक है, और अगर तुम खुद फोर्स क्रिएट नहीं कर रहे, तो फिर तो तुम उसी के साथ बह जाओगे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। ठीक है, हाँ। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि डिफाइन वन टेस्ला। अब वन टेस्ला को कैसे डिफाइन करेगा, कोई बता सकता है क्या? एक सेकंड, ये बताएगा कनव। कनव, कैन यू डिफाइन वन टेस्ला, और चार्ज के टर्म से रिप्रेजेंट करना है। कनव है यहाँ पे क्लास के अंदर, नहीं है क्या? नहीं है कनव। हाँ हाँ, वन टेस्ला को कैसे डिफाइन करोगे, कभी एग्जाम में आ जाता है। ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। when some magnitude of magnetic field which is produced which produces a force of 1 Newton बिल्कुल सही है। when a charge of 1 coulomb is perpendicular to a magnetic field of velocity of 1 meter per second. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। फ्लुएंसी नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत सही बताया। ठीक है, तो बी, हम तुम्हारे जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू वी साइन थीटा होता है, सब बच्चों को पता है, बी क्यू वी यस साइन सर। थीटा। अब तुम्हें Yes sir। वन टेस्ला को डिफाइन करना है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में क्यू इंटू वी इंटू साइन थीटा हो जाएगा।
ठीक है। यस सर। तो अब ये मेरे पास मैं वन, तो इसको 1 टेस्ला बनाना है तो ये पूरा टर्म भी पूरा 1 आना चाहिए, तभी तो ये 1 कब आएगा, जब फोर्स कितना होगा 1 न्यूटन का, चार्ज कितना होगा 1 कूलम का, कूलम। 1 वेलोसिटी कूलम, कितनी होगी 1 मीटर पर 1 सेकंड की, 1 और मीटर पर साइन और सेकंड, कितने का एंगल बना रहा होगा 90 का। 90। 90। तो इसका मतलब सिंपल, बहुत सही बताया, ठीक है। तो वी कैन सिंपली से 1 टेस्ला कैन बी इक्वल टू दी व्हेन अ फोर्स is 1 newton and charge is 1 coulomb moving with a velocity 1 meter per second perpendicular to the magnetic field, simple, ठीक है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन ये तो बोर्ड में 1 नंबर का आया तो फिर मैं क्या लिखूंगा? लिख लो, चलो सारे बच्चे लिख लो जरा एक बार। हाँ Yes, हाँ sir. लिख लो लिखो, 1 टेस्ला डिफाइन लिखो, लिखो 1 टेस्ला इन 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड, 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड, 1 टेस्ला is the magnetic field in which a charge of 1 coulomb, in which a charge of 1 coulomb entering normally या perpendicularly भी ले सकते हो, entering normally moving with 1 meter per second, moving with 1 meter per second experiences a maximum force of 1 newton, experiences a maximum force of 1 newton, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर, क्लियर। ठीक है। अच्छा, ये रितेश बताएगा, रितेश ने एक बार ये क्वेश्चन मेरे से पूछा भी था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कह रहा है विच हैज द ग्रेटर रेजिस्टेंस, मिलीमीटर और एमीटर। हाँ रितेश, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, मिली एमीटर या एमीटर? सर पूछा था, अभी याद नहीं आ रहा है क्या था। वेरी गुड, शाबाश। दीक्षा तुम्हें क्या सर मैं लगता है? बताऊं? हाँ 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 बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ तुम। मिली एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रीजन क्या है इसका? सर वो जब डायग्राम बनाते हैं ना, तो फिर हम्म, करंट को क्या कहते हैं, मिली एमीटर में जब डालते हैं तो फिर उसको रिड्यूस करके डालते हैं, जिसके अंदर लोअर स्केल होता है। हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते हैं। नहीं नहीं तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो, ठीक है। तुम बताओ दीक्षा, सर मैं किसका तो ऐसे रेजिस्टेंस ज्यादा बी, होगा? मिली सर उसका मिली, मिली का सर मिली का होगा। हाँ, रीजन क्या है इसका? सर उसमें करंट कम जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, और कुछ रीजन हो सकता है क्या? अच्छा कनव तुम बताओ, ये बिल्कुल सही बात बोली है कि मिली एमीटर का जो है वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा मिली एमीटर का? किसी को नहीं पता है? सर क्योंकि उसका स्केल क्योंकि छोटा होता है आई का, तो फिर उसको रिड्यूस करने के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा की जाती है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। तुम लोगों को अगर पता हो, जब हमने एमीटर का कन्वर्जन किया था, ठीक है, तो जब हम मतलब बेसिकली गैल्वेनोमीटर जब बना रहे थे, तो एमीटर बनाने के लिए जरा बताना, मैंने शंट लगाया था एक, तो वो Yes, शंट कहाँ पे लगाया था, पैरेलल में लगाया था या फिर सीरीज में लगाया था? parallel. पैरेलल सर। पैरेलल में लगाया था, राइट। तो अब मान लो अगर तुम कांस्टेंट सप्लाई दे रहे हो, तो जो करंट होता है, तो करंट तुम्हें क्या करना चाहिए, मिली एम्पीयर में जो जो करंट है, वो करंट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? करंट जो है कम। मिली, तो कम होना चाहिए करंट, क्योंकि मिली एमीटर है, ताकि वो खराब ना हो जाए। तो अगर तुम्हें करंट को कम भेजना है, तो रेजिस्टेंस तुम ज्यादा लगाओगे कम लगाओगे उसके अंदर? मिली ज्यादा। ज्यादा। मिली एमीटर जो है वो कम करंट को मेजर करता है ना भाई, तो तुम ज्यादा करंट तो भेज ही नहीं सकते भाई। एक ऐसी वायर जिसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा करंट जाता है, ज्यादा करंट जाएगा तो वो फूक जाएगा, ये मिली एमीटर है। तो जरा बताना, इसका रेजिस्टेंस तुम्हें ज्यादा रखना पड़ेगा कम रखना पड़ेगा? ऑफ कोर्स ज्यादा रखना पड़ेगा, ज्यादा। ताकि कम करंट आए। तो सिंपल लॉजिक बोल रहा है, ठीक है। और तो कम रेजिस्टेंस किसका होना चाहिए, एमीटर का, क्योंकि उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा। एमीटर में ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस तो कम होना ही चाहिए, ठीक है।
और ये शंट का भी मैंने बताया था, याद आया? शंट लगाते हैं हम एक पैरेलल में, तभी तो एमीटर का Yes, कन्वर्जन sir. किया था। तो वो Yes, भी sir. एग्जाम में आता है, इस चीज का ध्यान रखना है सब बच्चों को, ठीक है? ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेकिन विच हैज द ग्रेट, सेकंड क्वेश्चन है, विच हैज द ग्रेटर रेजिस्टेंस, मिली एमीटर या वोल्ट मीटर? मिली एमीटर या फिर वोल्ट मीटर, क्या लगता है? वोल्ट मीटर का। Sir, voltmeter. इसका रीजन क्यों, मतलब क्या होगा इसका रीजन? सर वो करंट रेजिस्टेंस ज्यादा कर देते थे ताकि करंट ना आए उस वोल्टमीटर में जो हम बनाते थे। तो उससे क्या होता है? रेजिस्टेंस पूछा है इसने तो। देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तुमने वोल्ट मीटर का बनाया था ना, तो तुम वो हमने किस में कनेक्ट किया था, जरा बताना एक बार। जब सीरीज। वोल्ट मीटर बनाते हैं तो हम यहाँ पे जो एक लगाते हैं Series. एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो वो लगाते हैं, वो सीरीज में सीरीज में लगाते लगाते थे। हैं। तो ताकि जिसमें देखो ये अंदर की बात चल रही है, वोल्ट मीटर के अंदर की, तो वोल्ट मीटर के अंदर ज्यादा करंट नहीं जाना चाहिए। तो वोल्ट मीटर के अंदर ज्यादा करंट नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या बोला था, एकदम इन्फिनाइट रेजिस्टेंस लगाया था, याद आ रहा है? एक आइडियल वोल्ट मीटर के लिए। तो Yes, इसीलिए sir. यस। तो इसीलिए इस वोल्ट मीटर का मिली एम्पियर से कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा, तो वोल्ट मीटर का ज्यादा होगा, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना, कुछ बच्चे उल्टा सीधा सोच के उल्टा सीधा लगा के आ जाते हैं कि ओ एमीटर का ही होगा भाई, एमीटर का ही होगा। तो मिली एमीटर और एमीटर की बात की जाएगी तो मिली एमीटर होना चाहिए, क्योंकि मिली एमीटर में कम करंट होगा तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। मिली एमीटर और वोल्ट मीटर की बात की जाएगी तो वोल्ट मीटर का तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तक जाता है, क्योंकि सीरीज में लगाया जाता है रेजिस्टेंस जो है, ताकि ज्यादा करंट फ्लो ना कर पाए, ठीक है? तो इसीलिए याद रहेगा सब बच्चों को। तो इसमें रीजन क्या लिखूं मैं, मतलब 1 मार्क क्वेश्चन आए तो? वैसे वोल्ट रीजन तो इतना नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी लिख देना, क्योंकि जो हमारे पास वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का कनेक्शन जो हमने कन्वर्जन किया था, बिकॉज वोल्ट मीटर नीड हाई रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखना इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो इसीलिए सिंपल सा लॉजिक। अच्छा। सो वो इसलिए ना, मतलब सीरीज अगर वो हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो ज्यादा करंट ले लेगा और फिर वोल्ट मीटर के पास कम करंट जाएगा। क्योंकि वोल्ट मीटर के अंदर जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है ना, तो हमारा मेन एम होता है गैल्वेनोमीटर को बचाने का। तो यहाँ पे जो यस तुम सर। जो हमने कनेक्ट कर रखा है ना, वो सीरीज में ही है, तो गैल्वेनोमीटर तुम्हारा फूक ना जाए ज्यादा करंट से, इसलिए तुम क्या करते हो, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगा के चलते हो, ठीक है? तो इसीलिए बस वोल्ट, ये पूरा का पूरा वोल्ट मीटर बनता है। तो जब ये पूरा का पूरा वोल्ट मीटर बनना है तो ये तो सीरीज में है, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस इनफिनाइट होना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर गैल्वेनोमीटर, ठीक है? तो ये तुम कन्वर्जन है, कन्वर्जन मैंने पढ़ाया था, अगर तुम्हें ध्यान आ रहा हो। इसका एक फॉर्मूला भी था, अगर किसी को याद हो तो। वैसे शंट का भी एक फॉर्मूला था, याद आ रहा है? आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी, शंट निकालने के Yes, लिए। sir. यस ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक ऐसी वो वाला था, ये सीरीज वाला भी वोल्ट मीटर बनाने के लिए, आर इज इक्वल टू वी बाय आई जी माइनस का कैपिटल जी। Yes, sir. फॉर्मूला है, कुछ याद नहीं आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, दिख रहा है तैयारी। कुछ लोग तो टेस्ट सीरीज का तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, साथ में अपना एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ रहे हैं। इस टाइम जो कंडीशन होती है ना, वो टेस्ट सीरीज के साथ साथ स्कूल अपना पर्सनल सब कुछ देखा जाता है। ये है मेन तैयारी का टाइम, मेन गोल्डन मोमेंट्स हैं ये। लेकिन कुछ लोगों के तो लेजी मोमेंट चल रहा है, ठीक है, क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, एक सेकेंड। अच्छा, कभी कभी ये आ जाता है ना कि एक एक चार्ज पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, लेकिन वो अनडिफ्लेक्टेड है। तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है अगर वो अनडिफ्लेक्टेड है? तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंटर करी है एंड इट इज अनडिफ्लेक्टेड। इसका क्या मीनिंग है, वो अनडिफ्लेक्टेड कैसे हो सकता है? कोई बता पाएगा मुझे कि वो अनडिफ्लेक्टेड क्यों है? देखो, सब परपेंडिकुलर होगा फील्ड के। नहीं, गलत। और कोई? अनडिफ्लेक्टेड है मतलब वो कहीं जा ही नहीं रहा, बीच में आके रुक गया है। जैसे वो होता है ना फैशन वाली मूवी में, जब वो एक आवाज आती है, मेघना गो, गो मेघना, और वो रुक जाती है। याद आ रहा है कुछ कुछ? कोई बात नहीं, चलो तो मूवी नहीं देखते हो, ठीक है। Sir, क्योंकि adult movie थी वो. पता नहीं, मैंने तो बस लास्ट पार्ट देखा है उसका। ठीक है, ठीक है। वो एकदम रो रही होती है, पता नहीं क्यों। ओ, बदतमीजी मत करो, नॉनसेंस। सर बताओ क्वेश्चन भाई। क्या था? वेरी गुड, यही उम्मीद थी मुझे। इलेक्ट्रिक और नहीं, मैग्नेटिक क्वेश्चन फील्ड मुझे में, लिखना है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल एंटर करा है और वो अनडिफ्लेक्टेड है ना, वो कहीं भी मूव नहीं कर रही, ना तो आगे उस मूव पे कर रहा ना पीछे दोनों फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा होगा। कैसे पड़ रहा होगा फर्क? हाँ, वो तो सबको पता है, लेकिन कैसे?
मतलब समझा नहीं पा रही मैं, वेरी लेकिन गुड, समझ बिल्कुल से, लेकिन मैं समझ जाऊं। अच्छा अच्छा ठीक, समझ गया मैं, सर बहुत वो कुछ समझ दोनों फोर्स QE और BQV sin थीटा सेम लग रहे होंगे। सर वो लॉरेंस फोर्स लग जाएगा। ऑरेंज फोर्स तो लग ही रहा है, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन ये अपोजिटली लग रहा है। ठीक है, यस सर। मतलब अगर QE उसको आगे ले जाना चाह रहा है तो BQV पक्की बात है उसे इस साइड लेके जाना चाह रहा है, राइट? तभी तो, जैसे मान लो मैं हूं, कोई मुझे यहाँ से खींचना चाह रहा है कि सर प्लीज इधर चलो, इधर पार्टी हो रही है 5,000 करोड़ की, लेकिन इधर से कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं सर इधर भी 5,000 करोड़ की हो रही है, तो मैं किधर जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बीच में रहूंगा, मतलब दोनों में भी जा सकता हूँ, लेकिन एक ही टाइम पे बुला रहे हैं, बताओ। तो फिर तो मैं फंस गया ना, एक ही टाइम पे बुला रहे हैं तो इधर भी और इधर भी, तो मैं बीच में ही रहूंगा, इसे बोलूंगा मैं अनडिफ्लेक्टेड हो गया, ना तो उधर जा पा रहा ना उधर जा पा रहा, तो ये है अनडिफ्लेक्टेड, राइट? तो इसका मतलब यस यहाँ पे सर। कौन से दो फोर्स इक्वल हो गए होंगे? BQV इज इक्वल टू QE, QE। तो यहाँ पे QE। वेलोसिटी क्या बन जाएगी? E अपॉन B। ठीक है, नहीं आ रहा कुछ यस समझ? सर। यस सर। ठीक है, यस एक सर, क्वेश्चन वेरी के, क्लियर। हाँ एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है एक न्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। पेपर के अंदर की साइड जा रही है, मान लो ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो कह रहा है बताओ इनका पैथवे क्या होगा। तो अब हमें अगर इनका पैथवे बताना है तो इनका पैथवे कैसे बता पाएंगे हम? कोई बता सकता है क्या? देखो जरा मुझे एक बात बताना, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो अंदर की साइड जा रही है और पैथवे में दिखाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे करके अंदर के क्रॉस का मतलब बाहर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो एक चीज तो बिल्कुल साफ है भाई, एक का पैथवे तो तुम तुरंत बता सकते हो, बताओ कौन बताएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन। ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जो रेडियस होता है, रेडियस इक्वल टू क्या होता है? mv/bq। यस सर। तो बी जब चार्ज ही नहीं है कुछ, तो वो तो सीधा ही निकल जाएगा। तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो यस सर। न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रॉन का तो भैया पैथवे बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, उसे कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है हमें नहीं पता भैया ये सब चीजों से, हम दूर रहते हैं इन सब चीजों से। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन और अल्फा, लेकिन ये तो एक एक नेगेटिव है और एक है मेरे पास पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, अल्फा और इलेक्ट्रॉन के बीच में शायद मैंने कभी पहले कुछ बताया था, कुछ रिलेशन होता है, किसी को कुछ याद है वो क्या रिलेशन होता है? हाँ हाँ 4 सोचो सोचो। टाइम्स उसका मास होता है और ट्वाइस उसका चार्ज होता है। ठीक है, देखो एक चीज तो मेरे पास साफ है ना, कि जो रेडियस है, ये ऊपर देखो इस फॉर्मूले में, तो ये जो रेडियस होता है, ये रेडियस mv/bq है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड क्यू? बाकी सब तो कांस्टेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी से डिपेंड, वेलोसिटी भी इनका कुछ पता नहीं हमें क्या है, तो मेन हम, क्योंकि मास और चार्ज दोनों का अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन और अल्फा का। तो जरा एक बार निकालना, ये मान लो अल्फा पार्टिकल के लिए है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो रेशियो निकालना जरा एक बार। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? m/bq, m/q। तो m कितना होता है इलेक्ट्रॉन से? 4 टाइम्स, और चार्ज 4 कितना टाइम्स। होता 4 है? टाइम्स। 2 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। टाइम्स। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए तो m ही होगा और इसके लिए e होगा। भाई ये बात मैंने समझाई है ना बहुत बार, डुअल नेचर में भी अल्फा पार्टिकल यस प्रोटॉन सर। से 4 गुना ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये प्रोटॉन से 2 गुना ज्यादा होता है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये हमारे पास है रिलेशन, m से m कट जाएगा, e से e कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा सर मेरे पास? 2 बचेगा। 2। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की रेडियस अगर कुछ है, तो अल्फा की रेडियस कितनी हो जाएगी उससे? ट्वाइस। तो 2 उससे उससे टाइम्स। डबल टाइम्स हो जाएगी। तो भाई इसका मतलब एक बात तो मेरे पास साफ है कि अगर 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 अल्फा पार्टिकल गया है, तो अल्फा पार्टिकल अगर गोल गोल घूमेगा, तो इसका मतलब, तो इसकी रेडियस थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, 2r। और अगर कोई यस यहाँ पे सर। मेरे पास अगर ये गया, तो इसकी रेडियस थोड़ी सी छोटी होगी, राइट? थोड़ी छोटी। तो अगर ये r है, तो ये कितना होगा? तो ये 2r होगा। 2r। सिंपल है ना भाई? तो ये यहाँ पे क्या लिखूं? यस। यहाँ पे न्यूट्रॉन, यहाँ पे क्या लिखूंगा? अल्फा, और यहाँ पे क्या अल्फा। लिखूंगा? इलेक्ट्रॉन। 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 एंटर करते ही कोई भी डाउट है इसके अंदर? तो सर तो बस रेडियस, इतना ही बताना है। हाँ हाँ बस इतना ही बताना था, यही तो बताना है कि न्यूट्रॉन तो अनडिफ्लेक्टेड हो गया, किसकी रेडियस ज्यादा है? देखो क्वेश्चन यही तो था कि ट्रेस देयर पैथवे इन द फील्ड एंड जस्टिफाई द आंसर। तो जस्टिफिकेशन हमने दे तो दिया कि वो उससे 2 टाइम्स है, बस बात खत्म। अच्छा सर। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये कह रहा है, एक सेकेंड,
वैसे देखो यहाँ पे डेरिवेशन बहुत आती है, जैसे कि मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन सी है, F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर तुम्हें दो वायर दिख रही है, राइट, अगर तुम्हें दो वायर दिख रही है ऐसी, तो अभी भी मैंने इसका फॉर्मूला बताया क्या होता है, F/L इज इक्वल टू म्यू आई बाय 4 नॉट पाई आई टू I1 I2 अपॉन में R। ये R क्या है, R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कुछ बच्चे कहते हैं रेडियस ऑफ द वायर। वेरी गुड, शाबाश। रेडियस ऑफ वायर नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस है दो वायर के बीच का। ठीक है, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे ना जैसे डेरिवेशन जब आई थी तो तुम लोगों को याद होगा, मान लो एक वायर ये है, इसके अंदर करंट है I1, और ये एक वायर है, इसके अंदर मान लो करंट है I2। ठीक है भाई, तो I1 की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, I1 की वजह से एक यस मैग्नेटिक फील्ड, तो I1 की मैग्नेटिक फील्ड किसके कांटेक्ट में आ रही होगी? I2 I, के मैग्नेटिक। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा कि, तो बताना I2 के अंदर, अगर मैं जैसे देखो हमने एक के लिए निकाली थी उस टाइम पे, याद आ रहा है? अगर मैं मान लो इस I1 के बारे में बात करता हूं, तो I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कितनी आएगी भाई, तुम्हें पता है ये म्यू कौन सा? नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो म्यू आई अपॉन में 2 पाई आर बनती है। भाई ये स्ट्रेट वायर है ना, अभी सिर्फ कंडक्टर 1 को देखो, तो इसकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यस सर। B1, वो कितनी होगी, म्यू आई बाय 2 पाई आर। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है? I1 हाँ, अब देखो, अब देखो, अब मैं दूसरी वाली वायर को देख रहा हूँ, दूसरी वाली वायर तो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में है ना भाई, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। यस सर। यस सर। I2 को विक्टिम के रूप में देखो, और I1 एक सोर्स है। मान लो I1 इस पे जुल्म कर रहा है I2 पे, तो I2 पे एक फोर्स लग रहा होगा, तो I2 पे जो फोर्स लग रहा है तो वो कितना हो जाएगा, तो फोर्स कितना होता B1 है, I2 BIL sin थीटा। यस सर। फोर्स इज इक्वल टू बिल होता है ना, बिल, BIL sin थीटा। तो अब जरा देखना, sin थीटा मैक्सिमम लेके चलते हैं, तो B कितना हो जाएगा मेरे पास, B तो ये रहा। अच्छा एक सेकंड, अब इस पे जो I2 पे जो फोर्स लग रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये जो B आ रही है किसकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, 1 1 1 की। 1 की, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, B1। और ये I1 कौन, I क्या है, ये कौन सा लूंगे, I वाला, I2 I2 ये तो अपनी वजह I2 से I2, और ये लेंथ, लेंथ को लेंथ लेंगे। L ठीक है, और ये मेरे पास फोर्स लग रहा है जो उस पे बेचारे पे लग रहा है, तो क्या करेंगे, इस L को इधर ले आएंगे, B की वैल्यू पुट यस। करना, जरा B की वैल्यू पुट करो। अच्छा यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ये 1 की वजह से तो बनी थी, यस सर। तो वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट I1। यही तो देखो, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन, फ्री फंड के नंबर है, फ्री के नंबर है इस वाले डेरिवेशन में। L को तो हम इधर लेकर ही आ गए थे, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई, कुछ लोग इसको भी याद कर लेते हैं, एक ही बात है, 2I1 I2 अपॉन में R। यही तो ड्राइव करना था, बोलो, यस फ्री के सर। नंबर। और एक बात, इस बार जो टेस्ट हुआ है, बहुत कम बच्चों ने डेरिवे वो लिखी कंसिडरेशन, बहुत कम बच्चों ने, और कुछ बच्चे ऐसे रफली पेपर कर रहे थे जैसे जैसे कॉलेज में आ गए हैं, वही फाइनल ईयर में, और टीचर ने बोला है बच्चा कुछ जो लिखना है लिखो, नंबर पूरे मिलेंगे। ऐसे पेपर किया है कुछ बच्चों ने, कुछ बच्चे एकदम, अरे भाई सिद्धांत, हाँ, सिद्धांत की राइटिंग, इतनी बढ़िया राइटिंग थी इसकी, मतलब बहुत बुरी राइटिंग थी, समझ ही नहीं आया मुझे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के पूरे पूरे नंबर दिए, वरना और गंदे नंबर थे सिद्धांत। और कुछ बच्चे, ध्यान रखना, गंदी राइटिंग की वजह से चाहे तुम्हें कितना भी कॉन्सेप्ट आता हो, अगर टीचर को वो चीज समझ नहीं आई तो फेल भी कर देते हैं, ये फैक्ट सर है। अगले एग्जाम में देखना मुझे। ठीक है, स्पीड मेंटेन रखना। ठीक है, मुझे भी पूरी पूरी उम्मीद है कि एक बार जो गलती हुई है वो दूसरी बार गलती नहीं होगी। कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी थी यार, और कुछ बच्चों ने तो ऐसे पेपर किया है रफली एकदम टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कि इनको पीछे से कोई थप्पड़ मार रहा है और कह रहा है पेपर कर, अभी मुझे नहीं पता, जो आते ना करता रहे बस, ऐसे पेपर किया है उन लोगों ने। नो प्रेजेंटेशन, नो कंसिडरेशन, अपने आप में मन के अंदर जो आ रहा है, कभी प्लस कर रहे हैं, कभी माइनस कर रहे हैं, कभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ही किया है कुछ बच्चों ने पेपर, ना रीजन दे रहे हैं कुछ। और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर तो क्या क्या लिखा है तुम लोगों ने, मतलब जो सब कुछ लिखवाया था ना, रिकॉर्डिंग भी देखोगे, एक एक दो दो क्लास लगी थी पूरे को समझाने में, और तुमने क्या लिखा है, 4-5 लाइन में खत्म। कुछ नहीं बताया मीटर ब्रिज के बारे में, कुछ नहीं बताया पोटेंशियोमीटर के बारे में, डायग्राम नहीं बनाया किसी ने, अब कह देंगे टाइम कम पड़ गया था। इतना गंदा पेपर किया तुम लोगों ने।
आदित्य को जानते हो? लास्ट ईयर एक आदित्य था हमारे पास, मतलब थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो गई थी, यस सर। उल्टे सीधे चक्करों में फंस गया था वो। उस तक का मतलब उस टाइम पे भी ऐसे ही हमने पेपर बनाया था, कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से लिए थे। उस तक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था ऐसे गंदी सिचुएशन में, इतनी लाइफ में उसके इतना कुछ चल रहा था। और मुझे अच्छे से याद है कि उसको उस टाइम पे शायद 80 का था पेपर, और 80 में से उसके ऐसे कुछ आए थे, मतलब 68 प्लस समथिंग। तो मैंने बोला भी था कि यार बच्चे ऐसे होने चाहिए कि लाइफ में इतनी चीजें हो रही है लेकिन फिर भी अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं होने दिया। ऑल्दो अगले टेस्ट में उसने खूब अफेक्ट करवा लिया, तो बहुत बुरा हो गया था उसके साथ, क्योंकि जैसी मैंने तारीफ करी वैसी नजर लग गई गंदी वाली। तो इसलिए मैं ज्यादा करना नहीं चाहता किसी और की जो टॉप कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे टॉप नहीं कर रहे हैं उनको मैं जरूर बहुत कुछ बोलूंगा। खैर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि सारा टाइम अगर ऐसी भाषण देने में लग जाएगा तो पता नहीं तुम लोग लिख कर क्या आओगे, क्योंकि फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है ऐसे भाषण देने से। जब परफॉर्मेंस इंप्रूव हो तब तो चलो बोला भी जाए कुछ ज्यादा, वरना पेपर बहुत गंदा था, मैं सच बता रहा हूँ। सबके ही मैंने खूब अच्छे मार्क्स दिए, इवन जिन्होंने टॉप किया है उसको ही मैंने खूब अच्छे मार्क्स दिए, सभी को, सबकी लीनियन चेकिंग मैंने करी है, ऐसे कोई पार्शियलिटी नहीं करी। क्योंकि जब गवार बच्चों को अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स ऊपर वाले बच्चों को भी मिलने चाहिए। ऐसा कोई बच्चा है जिसने अभी तक, सच सच बताना ईमानदारी के साथ, जिसने अभी तक सॉल्यूशन ही नहीं देखे, या उनको पता ही नहीं चला गलतियां कहाँ पे हुई हैं? क्योंकि वर्चुअली चेक हो रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है हमें चेक करने में, लेकिन अगर सर जिसको मैं सच में, हाँ क्या तुमने अभी तक खुल के नहीं देखा अभी तक? सर वो पेपर आए थे स्कूल के धड़ाधड़, अच्छा कल अच्छा इंग्लिश का था, फिर अभी कुछ दिनों के बाद सीएस का है। अच्छा। और बाकी बच्चों ने क्यों नहीं देखा अभी तक? तुम्हें पता है की बनाने में कितना टाइम लगता है? और अगर ऐसी हालत रहेगी ना तो सर मैं ध्यान रखना, देखूंगा पक्का। ठीक है? एक एक टेस्ट सीरीज जो है, अगर तुम्हारी गलतियां कुछ हैं, अगर तुम गलतियों से नहीं सीख रहे हो तो ध्यान रखना, बहुत बहुत बुरा हो जाएगा। मतलब बहुत बुरा, मतलब तुम लोगों के संग पता भी नहीं चलेगा कि कब कैसा रिजल्ट आ गया। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 99 100 वाला बच्चा भी 70s में रह जाता है, 60s में रह जाता है, और उससे आता बहुत कुछ है। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन लिखना, मैं बता देता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। कह रहे कि इन एन एमीटर, अच्छा कन्वर्जन है कैल्वेनोमीटर वाला इस सिलेबस में या नहीं? है सर। है ना? है ठीक है, सर, वो नहीं हटा है। ऐसा ठीक है। इन एन एमीटर, अमीटर के अंदर तो गैल्वेनोमीटर होगा ही होगा, तो क्या शंट भी होगा? सोच लो एक बार। यस सर। यस एमीटर सर। जब हम बनाते हैं तो शंट लगाते हैं हम, ठीक है? तो उसमें वो बोल रहा है 0.5% ऑफ द मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेन। इसके क्वेश्चन थोड़े गंदे होते हैं, सारे बच्चे प्रैक्टिस अच्छे से करके रखेंगे। 0.5% ऑफ द मेन करंट, तो 0.5% ऑफ मेन करंट तुम्हें बोल रहा है जो कि गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है, ठीक है? द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर ऑफ द कॉइल इज जी, तो वो जो गैल्वेनोमीटर से जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है वो जी, हमने बोला था ना उस टाइम पे कि हम जी मान के चल रहे हैं रेजिस्टेंस को, यस जी सर। जी मान के ही हमने करा था। यस सर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट इन टर्म्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी। तो अब जरा मुझे एक बात बताना, अब अगर उसने 0.5 करंट बोला है तो 0.5% ऑफ द आई बोला है, तो ये 0.5% ऑफ द आई का मतलब क्या हो गया? 0.5 अपॉन में 100 इंटू आई हो गया। भाई यस सर। यस सर। गैल्वेनोमीटर में वैसे भी स्मॉल करंट जाता है या फुल करंट जाता है? स्मॉल स्मॉल। करंट। और स्मॉल करंट जाता है, तो बाकी सारा कहाँ चले जाता है फिर? शंट मेन में। वाले में। नहीं नहीं नहीं, शंट में रेजिस्टर जाता है में ना, शंट में शंट। जाए, हाँ मतलब ऊपर। ऊपर चले जाता है शंट हम, ठीक है? रेजिस्टेंस पे क्योंकि जाता है। अच्छा शंट रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है या हाई होता है? लो। हाई। तो अरे भाई लो होता है ना, ताकि मोस्टली करंट ऊपर चले जाए और हमारा गैल्वेनोमीटर बच जाए। हमें गैल्वेनोमीटर को बचाना होता है ना मेन, और ये पूरा का पूरा एमीटर होता है। अच्छा। एमीटर के अंदर की कहानी है ये। एमीटर के अंदर हम शंट को पैरेलल में लगाते हैं, क्यों? क्योंकि मान लो अगर 100 करंट आ रहा है तो 100 अगर जी जी इससे पास करके तो जी तो फूक जाएगा। तो इसलिए इस 100 में से हमने क्या कर दिया, 100 में से 99.5 को हमने ऊपर भेज दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इस जी यहाँ पे कितना गया? सिर्फ 0.5% गया। यही तो कहानी होती है। नहीं समझ में आ रहा? यस आ सर। रहा है सर। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? वेरी गुड, तो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है उस टाइम में। मतलब भाई अगर 100% अगर तुम करंट भेजते हो ना तो ये पूरा का पूरा एमीटर, एमीटर होता है जो गोल गोल सा है। तो इस 100 में से 0.5 करंट जाता है इस नीचे वाली मेन ब्रांच से,
तो बाकी का 95% कहाँ चले जाता है? ऊपर। तो ये बाकी का 95% अगर ऊपर चला गया तो 0.5 यहाँ पे आके मिलके पूरा 100 हो गया। तो बस ये जो कनेक्शन बनता है यही हमारे पास क्या होता है पूरा एमीटर। तो एमीटर के अंदर पैरेलल कनेक्शन होता है या सीरीज? पैरेलल होता है। पैरेलल। पैरेलल। तो अब जरा मुझे एक बात बताना, तो इसके अंदर जो करंट जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? आईजी बोलते हैं, स्मॉल आईजी। और ये जो होता है मेरे पास ये क्या Yes, बनता है? sir. आई माइनस का आईजी IG होता है, ठीक है। तो अब जरा मुझे जरा बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि आईजी करंट कितना है, आईजी हमने कितना भेजा है? तो आईजी हमने भेजा है 0.5% मेन करंट का, तो 0.5% इंटू में आई, ठीक है। लेकिन ऊपर कितना भेजा है फिर मैंने? आई माइनस आईजी, वो कितना है? अरे भाई 99.5. तो 99.5 इंटू 100, 95% भेजा है ना, 99.5%, तो ये आई हो गया। अच्छा, शंट का फॉर्मूला क्या आया था उस टाइम पे, जरा बताना एक बार, किसी को याद है शंट का फॉर्मूला? IG इंटू IG जी upon अपॉन I माइनस क्योंकि IG। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना था शंट का? देखो यहाँ पे आई जी, भाई पोटेंशियल सेम करो ना, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी। तो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल सेम करोगे ना, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई जी अपॉन में आई माइनस आई जी। राइट एवरीबडी, जरा वैल्यू पुट करना आई जी का। ये तो कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने तुमसे। 0.5 आई इंटू में कैपिटल जी, और ये आई माइनस आई जी को क्या लिखा है? 99.5 अपॉन में 100 इंटू आई। तो आई से आई कट जाएगा, ये 100 ऊपर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी तो 100 है, वहां भी हाँ हाँ यहाँ 100 से 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो बस कैलकुलेट करो और आंसर निकल जाएगा जी के टर्म्स में, ठीक है। मेरे ख्याल से 10 की पावर ये जो बचेगा ना, ये जीरो हटा के मतलब कुछ समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है भाई। 0.005 जी। ठीक है, Yes. ठीक है, बिल्कुल सही है। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर एवरीबडी? नो सर। अच्छा तुम नो जरा सर। बताओ श्रेया, अगर मेरे को टॉर्क निकालना होता है, एक डिफ्लेक्ट, तुमने कोई भी रॉड डाल दी है, ठीक है, जिसमें कोई करंट जा रहा है और तुमने उसे उसका कुछ एरिया भी है और उसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स भी है, तो जरा बताना एक बार, अगर तुम उसे मैग्नेटिक फील्ड में डाल दे तो क्या फॉर्मूला बनता है टॉर्क का? टॉर्क बीना का? कौन बीना? BIN है। ठीक है, बीना साइन थीटा भी होता है ना वैसे, साइन थीटा भी होता हाँ है, मतलब ठीक है, हाँ ठीक है। साइन अच्छा थीटा। दीक्षा, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या मीनिंग होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी? सर पहले कितना करंट डेंसिटी बताऊंगा पहले। सेंसिटिविटी ना, हाँ हाँ, क्या आपके दांतों में सेंसिटिविटी है? चलो तुम बताओ करंट सेंसिटिविटी क्या होता अल्फा है? अपॉन आई। ठीक है, अच्छा अल्फा अपॉन आई, तो इसका मीनिंग क्या है, कोई समझा सकते हो? सर वो कितना एंगल चेंज हुआ जब आई करंट जाता है, तो ऐसा कुछ था। हाँ बिल्कुल सही है भाई, Deflection. बिल्कुल। अब भाई तुमने थोड़ी से करंट को भेजने में भी तुम्हारा कितना डिफ्लेक्शन हुआ, इसी तो सेंसिटिविटी बोलते हैं। मान लो तुम हल्का सा भी, जैसे मान लो आइसक्रीम, जैसे श्रेया का मान लो बहुत सेंसिटिविटी है, लेकिन तुम दीक्षा और ये कृति क्या करें, आइसक्रीम खा रहे हैं एकदम सर्दियों में, कह रहे सर्दियों में अलग ही मजा आता है, तो श्रेया कह रही है ऐसे मत करो, तो लेकिन इसके दांतों में सेंसिटिविटी है, तो इसने क्या करा, वो चल मैं थोड़ा, गर्मी में भी नहीं खा पाती। चल मैं थोड़ा सा, कहाँ गर्मी पड़ी थी फिर इतना गर्मी में खाने की कोशिश सही में नहीं करी। खाती मैं। अच्छा, तो थोड़ा सा जैसे एक बार टच किया कि चलो एक बार टेस्ट लेते हैं, एकदम सारे दांतों में सेंसिटिविटी हो गई, लाल हो गए सारे दांत, ठीक है। तो सेंसिटिव क्यों हो गई? क्योंकि थोड़े से खाने से, एक ड्रॉप खाई है आइसक्रीम की और पूरे दांतों में एकदम हालत खराब हो गई, ठीक ड्रॉप है। खाई है। हाँ तो अरे आइसक्रीम के एक पिघल जाती है ना वो, तो इसीलिए तो हमारे पास क्या हो गया, तो फाइनली तभी तो बहुत खिलाई सर। ठीक है। तो थोड़ा सा खाने से ही अगर इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी आ रही तो ये अच्छी बात होती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है ना, ये रो पड़ती है जरा सी बात पे। तो इसीलिए अगर तुमने थोड़ा सा करंट भी भेजा है अपने मीटर के अंदर या किसी भी के अंदर भी, और अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ये अपने आप में अच्छी बात मानी जाती है, इससे एरर कम आता है। मान लो कृति ने भेजा करंट 0.2 और श्रेया ने भेजा 0.5 और दीक्षा ने भेजा 0.8, लेकिन रीडिंग किसी की शो नहीं हो रही, वो जीरो पे ही है, तो ये तो बहुत बुरी बात है भाई। अगर तीनों रीडिंग अलग अलग करंट भेज रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, लेकिन किसी में कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब वो सेंसिटिव है या अनसेंसिटिव है? इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव है, ठीक है, Insensitive. नॉट अनसेंसिटिव, शट अप एवरीबॉडी, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कुछ? यस। यस। Yes, sir. तो आई, और इसी तरीके से वोल्टेज के लिए भी करते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज चेंज होने पे कितना डिफ्लेक्शन आता है, तो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन अपॉन में आई, आई सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, कितना करंट भेजने से कितना थीटा चेंज हुआ, वो जो रीडिंग शो करते हैं ना ऐसे करके मीटर में, यस सर। और Yes, ऐसी sir. वोल्टेज का क्या आता है, वी एस इज Alpha इक्वल by टू, V. हाँ बी। तो मतलब अल्फा बोलो या थीटा बोलो,
ठीक है, और ये मेरे पास होता है v। तो फिर इसको हमने क्या कर दिया था, याद आ रहा है किसी को? वो वो बीन बी का एन ए हाँ बी आई एन आर ए कर कर दिया, दिया था। ठीक है, हाँ। और थीटा को कर दोगे बी आई एन ए, तो वो मेरे पास और फॉर्मूला बन जाता है। तो इस चीज का तो लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा एक जरा क्वेश्चन लिखना सारे बच्चे, एक बार क्वेश्चन लिखो, लिखो अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, सारे बच्चे लिखें, हॉट क्वेश्चन है। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, सारे बच्चे, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखें। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 80 ohm, a galvanometer of resistance 80 ohm shunted by resistance 20 ohm, shunted by resistance of 20 ohm is joined in series, is joined in series with the resistance of 200 ohm, with the resistance of 200 ohm and a cell of EMF, and and a cell of EMF 1.5 volt, and a cell of EMF 1.5 volt. Then what is the sensitivity of galvanometer? What is the sensitivity of galvanometer? What is the sensitivity of the galvanometer if it shows a deflection of, if it shows a deflection of 30 divisions, if it shows a deflection of 30 divisions? ठीक है भाई, एक बार जरा सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और उसको करने की कोशिश करें, ठीक है? एक बार सर सारे एक बार बच्चे, बस स्टार्टिंग का एक लाइन बोल दीजिए, वो स्टार्टिंग का। a galvanometer of resistance 80 ohm shunted by resistance of 20 ohm ओके सर, हाँ, थैंक यू। is joined in series with the resistance of 200 ohm. ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है ये सब? अब देखो हमारे पास, अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात करता हूं, तो गैल्वेनोमीटर जो करंट जाएगा, तो जरा बताना एक बार। अब यहाँ पे अगर मैं करंट बताता हूँ गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना जाना चाहिए, तो कितना जा रहा है जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई बता सकता है? A galvanometer of resistance 80 ohm shunted by a resistance of 20 ohm is joined in series with a resistance of 200 ohm. And a cell of EMF इतना वोल्ट। तो यार देखो, अगर हमें करंट सेंसिटिविटी बतानी होती है तो हमें थीटा थीटा पता होना चाहिए, तो थीटा अपॉन में आई होता है, तो हमें आई बेसिकली चाहिए, राइट? तो अब अगर हमें आई चाहिए तो उससे पहले इसने हमें कंडीशन दे रखी है कि आपका जो रेजिस्टेंस है ना, एक सेकेंड यार, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? क्या हमें, अच्छा ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है कि वो जो हमने शंट में रेजिस्टेंस लगाया है, तो ये शंट के सीरीज में लगा है 200 या मेन के 200 लगा है? क्या लगता है, मतलब ऊपर ही सीरीज में ये 200 या फिर मेन सर्किट में 200 लगा है ये? क्या लग रहा है? मेन में। ओके, shunted by a resistance इतना is joined in series with the resistance of, ओके ओके, एक सेकेंड रुको, एक बार तुम भी ट्राई करो जरा, एक सेकेंड। लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी है इसकी, बगैर,
सर बोलो सर बोलो। आंसर 4200 आ रहा है। 4200 तो नहीं दिखा रहा है, क्या तुम करंट सेंसिटिव दिखा रहे हो? यस सर। 4200 क्या क्या लिखा है तुमने उसके बाद? व्हाट? सर मतलब 30 डिविजन्स को हम क्या लिखेंगे? 30 डिवीजन को हम 30 मतलब थीटा को 30 ही लिखेंगे फिर। सर करंट ही बताना है ना, हाँ करंट बताना है वैसे तो हमें। 40 एम्पियर्स है। एक सेकंड, अभी तुमने क्या लो 1400 बताया क्या तरफदार? 4200। अच्छा नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ तुम बताओ श्रेया। मेरा 40 एम्पियर्स आ रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक सेकंड देखो, यहाँ पे ना हमें बेसिकली निकालना होता है कि तुम्हारा जो करंट सर्किट के अंदर है, तुम्हें टोटल करंट सर्किट वाला निकालना है। अब अगर तुम्हें पूरा सर्किट वाला करंट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा पूरा सर्किट वाला करंट? और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमने बेसिकली यही किया है, ये वाला पोर्शन कि ठीक है टोटल हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर उसका हमने करंट निकाल लिया, और फिर करंट सेंसिटिविटी क्या होता है थीटा अपॉन में आई। तो थीटा को हमने वही डिविजन्स और करंट हमने निकाल लिया। लेकिन स्टिल कुछ डाटा यहाँ पे मिसिंग है या फिर कुछ अलग तरीका अपनाना है वो मैं बताऊंगा। अभी के लिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि हाउ कैन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू द एमीटर? ऑफ कोर्स हमें शंट लगा के हम बना सकते हैं। कह रहा है टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%, बाय 50% तुम्हें कम करना है। its resistance is increased so that the new resistance become twice its initial resistance। सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से सुने। टू इंक्रीज दी करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या करा है 50। अच्छा इसकी करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, वो भी कितना परसेंट इंक्रीज करने के लिए 50%। तो करंट सेंसिटिविटी पहले कितनी भी रही होगी तो हमने उसको 50% इंक्रीज किया। सो इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज सो दैट द न्यू रेजिस्टेंस, जो नया रेजिस्टेंस है, बिकम्स द ट्वाइस ऑफ द इनिशियल। तो ये नया रेजिस्टेंस जो है पुराने वाले के कितना है ट्वाइस हो गया है। बाय व्हाट फैक्टर डज इट वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज? तो वोल्टेज सेंसिटिव में कितने का चेंज आएगा, कोई बता सकता है? देखो वोल्टेज सेंसिटिव का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू वी। सर डबल हो जाएगा। अच्छा डबल हो जाएगा, आई श्योर? ठीक है, बाय व्हाट हाँ सर, फैक्टर डी पूछा है? टू आई आर होता है। सर ठीक है, हाफ होगा ना? हाफ होगा, ठीक अच्छा है। हाँ सर, हाफ होगा हाँ सर। एक बार देख लेते हैं, ये मेरे पास थीटा जो है वो थीटा इज इक्वल टू आई आर होता है, सबको पता है। लेकिन करंट सेंसिटिव का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, थीटा अपॉन में आई होता है। ये करंट आई। सेंसिटिव का फॉर्मूला है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो नई वोल्टेज, आई मीन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से क्या कहना चाह रहा है कि, एक बार जरा सारे क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, एक सेकंड। टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%, इज रेजिस्टेंस is increased so that the new resistance becomes the twice its initial resistance, twice than this initial resistance। ठीक है, तो यार अब तो जो नया वाला आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, थीटा अपॉन में आई, आई तो वही रहेगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा अपना 2r हो जाएगा, क्योंकि भाई नया वाला लग गया ना ये। तो यस अब अगर सर। ये नया वाला लग गया यस तो फिर सर। ये मेरे पास थीटा कितना आ जाना चाहिए, तो ये तो 2ir हो जाएगा। तो पुराने वाले से तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया फिर। तो ये तो वन मतलब हाफ ही हो गया थीटा अपॉन में आई आर, यही करेंगे ना। सर 50% का क्या यूज हुआ? जो 50% वाला इंफॉर्मेशन दिया उसका कुछ तो यूज होगा। ओके 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 ओके, करंट सेंसिटिविटी को हमने 50% इंक्रीज भी करा है। अगर करंट सेंसिटिविटी को हमने 50% इंक्रीज करा है तो 50% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, सारे बच्चे ध्यान से देखे, देखो ये तो मेरे पास है ही 1 और तुमने 50% और बढ़ा दिया, तो ये 150% हो गया भाई। 150% Yes. और हाँ 150% अपॉन में 100 कितना होता है
3/2, 1.5, हाँ हाँ मतलब 3/2 हो गया। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास है ये इन्होंने कितना कर रखा है ऑलरेडी, तो ये मेरे पास है मतलब वही 3/2 मतलब 1.5 बोल सकते हो। तो ये 1 से 1 तो हर चीज होती है ना भाई, 100% अपने आप में हर चीज होती है, 50% और बढ़ाया है, तो इसका मतलब 3/2 कर रखा है हमने। तो इतनी ऑलरेडी उसने कर रखा है करंट सेंसिटिविटी को। तो जो ये थीटा अपॉन में आई है ना, तो ये थीटा अपॉन में आई ऑलरेडी ही 3/2 हो रखा है या नहीं हो रखा है? यस सर। यस इसका मतलब 3/2 तो ये ऑलरेडी हो रखा है, और वो भी कब, जब इसने रेजिस्टेंस को क्या करा, 2R कर दिया। 2R। तो इसका मतलब ओवरऑल चेंज कितना हो गया फिर? 3/4। 3/4। तो एक तो 3/2 हुआ है कहां से, इस करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा के, और दूसरा वाला हुआ है क्या कि रेजिस्टेंस को इसने डबल करा है। तो इसका मतलब ये 2 और इनटू में क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये IR हो जाएगा, यस और नो। तो ये टोटल कितना हो गया, सर 3/4। 3/4 IR। अच्छा थीटा भी है ना ऊपर, थीटा अपॉन में IR। तो अब ये क्या पूछ रहा है तुमसे, बताओ तो वोल्टेज सेंसिटिव में कितने का फर्क आ गया? तो भाई वोल्टेज सेंसिटिव में कितने का फर्क आया है, कितने फैक्टर का इनिशियल के मुकाबले? 3/4। तो 3/4। 3/4, तो सर 3/4। वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी में डिफरेंस क्या है? भाई करंट के, थोड़ा सा करंट के चेंज करने से जितना डिफ्लेक्शन है वो करंट सेंसिटिविटी, और थोड़ा सा वोल्टेज चेंज करने से जितने का है उसे वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज और करंट तो अलग अलग चीजें है ना, तो वोल्टेज ना वोल्टेज सर। चेंज करोगे तो अलग डिफ्लेक्शन आएगा, और करंट चेंज करोगे तो उससे अलग डिफ्लेक्शन सर आएगा। ये वो वोल्टेज सेंसिटिविटी वो डायरेक्ट करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर करके नहीं कर सकते थे? हाँ हाँ यस बिल्कुल सर। बिल्कुल, उससे करोगे तो और बढ़िया होता, बिल्कुल उसका यूज करते, बिल्कुल सही है। तो वोल्टेज सेंसिटिव जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, करंट सेंसिटिव अपॉन में आर। आर। तो अगर ये मेरे पास, तो जरा बताने एक बार, करंट सेंसिटिव को उसने कितना बढ़ाया था, बढ़ाया कितना था? 3 मतलब 50% बढ़ाया था। भाई सबसे अच्छा फॉर्मूला तो यही है, वेरी गुड। क्यों, देखो करंट सेंसिटिव को तुमने कितना बढ़ा दिया था, 50%। 50% मतलब 1 तो पहले से ही था 100%, 50% और बढ़ा दिया, तो क्या मैं इसे 3/2 लिख लूं ऑलरेडी? तो यस सर। IS तुम्हारा 3 और R कितना कर दिया था, ट्वाइस। 2। तो 2। तो ये कितना हो गया ओवरऑल, 3/4 IS अपॉन R। तो पुराना वाला तो ये है ही है, तो कितना टाइम फैक्टर बढ़ गया, 3/4 बढ़ गया। ठीक है, ये तो 3/4। बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है। अच्छा कभी कभी यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि एक तुम्हारे पास मान लो एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड हम नीचे से दे रहे हो उसे ऐसे करके, तो वो नीचे नहीं गिर रहा है ऑब्जेक्ट, वो ऊपर ऐसे रुका हुआ है हवा में। तो जरा बताना ऐसा क्या हो गया होगा कि वो रुका हुआ है चार्ज पार्टिकल ऐसे, ऐसे कैसे रुक गया चार्ज पार्टिकल भाई हवा में, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा चार्ज पार्टिकल? मान लो ये मेरे पास पेन है, ठीक है, इसके पास कोई चार्ज है, और ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये क्यों भाई, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, बीच में रुक कैसे गया, ऐसे कैसे कोई चीज रुक सकती है, कोई बता सकता है? सर जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही उसका वेट बैलेंस आउट हो गया होगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल से जो मेरे पास बेसिकली जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कितना लगता है, BQV। तो BQV जो उसको ऊपर की साइड लग रहा होगा चीज, और नीचे की साइड क्या लगता है उस ऑब्जेक्ट का हमेशा, वेट mg। लगता है। mg। तो इसका मतलब दो कंडीशन कौन सी दो इक्वल हो गई है यहाँ पे, mg इज वी इक्वल और टू mg। BQV। ठीक है, दो चीज यहाँ पे इक्वल हो गई हैं, इसीलिए वो बैलेंस आउट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें तुम्हें दी जाएंगी, या फिर तुमसे वो क्या पूछ सकता था, तो तुमसे वो मास पूछ सकता था या क्यू पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था, राइट? यस सर। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास में।